तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज तो पक्के मारे गए। वो बाहर की तरफ भागी ही थी कि हॉल का दरवाजा बंद हो गया। नूर मुफ्त के खाने के चक्कर में होटल में हो रही एक प्राइवेट बिजनेस पार्टी में आ गई थी। उसे नहीं पता था कि वो पार्टी उसके खड़ूस कजिन सालार खान ने अरेंज की है, जो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था और ख़ानदान का सबसे बिगड़ा हुआ घमंडी लड़का था। उसकी कजिन मारिया तो फौरन ही वहाँ से भाग गई थी, जबकि वो फंस गई थी। सालार उसे लेकर स्टेज पर आकर खड़ा हुआ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये है मेरी वाइफ मिसेज नूर सालार खान। ये क्या बकवास है? नूर धीरे से गुर्राई थी। वो भी उसके कान के पास होंठ लाकर धीरे से फुसफुसाया। अभी तो शुरुआत है, देखती जाओ आगे आगे क्या करता हूँ। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने इस तरह मेरी बिजनेस मीटिंग में आकर। अभी तो तुम्हें सिर्फ अपनी वाइफ बनाया है, वाइफ वाला हक भी आज की रात निभाऊंगा। उसकी आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गईं जब सालार वहां से लौटते ही उसे जबरदस्ती कमरे में ले गए और शर्ट के बटन खोलते हुए। वो इंसान के नाम पर एक जालिम दरिंदा है, जिससे पहले के ज़माने के लोग अपने बच्चों को डराया करते थे कि शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना, वरना एक दरिंदा तुम्हें उठा कर ले जाएगा। तुम्हारा भाई ना बस वही दरिंदा है। हर बार की तरह आज भी नूर पूरे जोर शोर से सालार खान की शान में तारीफ कर रही थी। यार बस कर जाओ, मेरे भाई इतने भी बुरे नहीं हैं। सालार चूंकि मारिया का भाई था, इसी वजह से वो फौरन ही नाराज हो गई थी। अगर तुमने उसकी साड़ लेनी है तो मुझे बता दो, मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं करूंगी जिसने मेरे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया हो। गुस्से से भरी बैठी नूर मारिया से भी नाराज हो गई थी। जानती हो मारिया, सिर्फ तुम्हारा लिहाज कर जाती हूँ कि अगर उस खड़ूस को मैंने जहर दे दिया तो तुम तो रो रो कर मर ही जाओगी, और मैं अपनी इकलौती दोस्त को खोना नहीं चाहती, वरना न जाने कब का उसे जहर देकर हमेशा के लिए सुला चुकी होती। सालार ने उसे सालार ने उसे दादा जान के हाथों बहुत ज़्यादा जिल्लत सहन करवाई थी, क्योंकि वो हवेली में किसी को बताए बिना अपनी सहेली के साथ घूमने के लिए चली गई थी। यही वजह थी कि अब वो उसकी बुराइयां कर रही थी। उसे इस बात की भनक नहीं थी कि सालार उसी के कमरे के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा उसकी सारी बातें अपने कानों से सुन रहा है। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि उसकी गाड़ी के ब्रेक ही फेल। कहते हुए नूर जब मुड़ी तो उसे देखकर अपनी जगह जम सी गई। हाय मेरे अल्लाह, उसने सामने खड़े खड़ूस को देखते ही दहलते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, और उसकी आंखें बड़ी हुई पर नज़ारा वैसा ही रहा। मजबूत चौड़े कंधे, लगभग 6 फीट का कद। बिना शक वो बहुत हैंडसम था, किसी रियासत का शहजादा लगता था। चूंकि वो नूर पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाता था, इसलिए नूर को वो बहुत ज़्यादा जहल लगता था। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? भाई की आवाज़ सुनकर मारिया भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और फिर मौका पाकर वहां से निकल गई। नूर ने बहुत गुस्से से उसे जाते हुए देखा था। मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, बोलो चुप क्यों हो गई हो? ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा। नूर तेजी से पीछे हटती हुई दीवार से लगकर खड़ी हो गई। डर से उसने आंखें बंद कर लीं और उसका शरीर भी धीरे धीरे कांप रहा था। अपने लिए इतनी तारीफ सुनकर वो गुस्से से सन्न रह गया था। सालार ने नूर का बाजू पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से चिपक गई। नूर ने जल्दी से उसके सीने पर हाथ रखकर अपने और उसके बीच एक फासला बनाने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हो आप सालार भाई? प्लीज मुझसे दूर होकर खड़े रहें, उसने कांपते हुए लहजे में कहा। थोड़ी देर पहले जो तुम बोल रही थी ना, उस बात को पूरा करो। वो उल्टा उससे ही सवाल करने लगा। आई एम रियली सॉरी। असल में मैंने ना थोड़ी देर पहले बुखार की गोली खाई थी। मुझे लग रहा है कि वो गोली मेरे सिर पर चढ़ गई है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही, कुछ भी अनाप शनाप मेरे मुंह से यूं ही निकले जा रहा है, उसने बड़ी मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए कहा। सालार दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। चलो मेरे साथ। और अब उसने उसका बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकालना शुरू कर दिया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? प्लीज़ मुझे छोड़े, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, उसने दर्द से कराहते लहजे में कहा। मगर उस दुश्मन जाँ को तो जैसे उसकी दर्द और तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे लेकर किचन में गया। नौकरानी को चूल्हे के पास से हटने का इशारा किया। जबान चलाने से बेहतर है कुछ हाथ चलाओ। क्या मतलब है आपका? उसने पूछा। आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, उन सब के लिए तुम खाना बनाओगी। मैं खाना? मुझे अपनी दोस्त के साथ कंसर्ट पर। बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उसने जल्दी से अपने होठों पर दोनों हाथ सख्ती से जमा लिए। अपनी प्लानिंग उसे बताकर वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही थी। क्या कहा तुमने? वो जो किचन से बाहर जा रहा था, उसकी आवाज़ सुनकर
पलटकर लौट आया और उसके पास खड़ा हो गया। कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, वो बुरी तरह हड़बड़ाई। खाना बनाने के बाद तुम मेरे कमरे की सफाई भी करोगी, और ख़बरदार, अगर तुमने इस हवेली से बाहर कदम निकालने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अगर तुम्हारा गला मैंने अपने हाथों से नहीं दबाया तो मेरा नाम भी सालार खान नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आखिर ये चंगेज खान उस पर इतना रौब क्यों जमाता था, उस पर इतना गुस्सा क्यों करता था। गुस्से में उसने सिर झटका और काम में लग गई। जहर लगता है मुझे ये इंसान। अल्लाह करे इसे गंजी बीबी मिले, बल्कि अल्लाह करे इसकी कभी शादी ही ना हो, क्योंकि अगर इसकी किसी लड़की से शादी हुई तो वह बेचारी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। अरे मैडम साहिबा, आप साहब को बददुआएं क्यों दे रही हैं? वो तो इतने अच्छे हैं। अच्छाई तो मैंने देख ली है उनकी, नूर ने गुस्सीली आवाज में कहा। नूर साहिबा भी अपने नाम की एक थीं। कोई काम ढंग से करना उन्होंने सीखा ही नहीं था, और जब तक किसी की नाक में दम न कर देती तब तक उनके बेचैन दिल को सुकून नहीं मिलता था। तुम जाओ यहाँ से, बाकी का खाना मैं खुद बना लूँगी। मगर बीबी साहिबा, आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वैसे भी सिर्फ बिरयानी रह गई है, बाकी सब तो हम बना चुके हैं। अब निकलो यहाँ से। उसने गुस्से में डांट कर नौकरानी को वहाँ से निकाल दिया। नौकरानी मुंह बनाकर किचन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नूर ने जल्दी से चीनी पिघलाई और फिर उस चीनी के शीरे को गुड़ के शीरे के साथ मिक्स करने लगी। जब वो बिरयानी का मसाला बना रही थी तो उसने पूरा शीरा उसी मसाले में डाल दिया और थोड़ी देर के बाद पानी और चावल डालकर उसे दम पर रख दिया। अब आएगा मज़ा जब उसके दोस्त ये मीठी बिरयानी खाएंगे। बड़ा आया मुझे सबक सिखाने वाला। ये अल्लाह, इतनी मुश्किल तो उससे तो मुझे कंसर्ट के टिकट मिले थे, लेकिन उससे पहले उसे उस मनहूस इंसान के कमरे की सफाई भी करनी थी। जब वो सालार खान के कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की सारी चीज़ें बिखरी हुई थीं। वो जानती थी कि सालार ने यह सब जानबूझकर किया है ताकि उसका वक्त ख़राब हो जाए। उसके दिमाग में ख्याल आया, मगर कंसर्ट पर जाने के लिए उस ख्याल को अमल में लाना ज़रूरी था। उसने किताबें उठाई और उन्हें रैक में रखने की बजाय सालार के कपड़ों वाली अलमारी में ठूंस दिया। बाकी सारी चीज़ें उसने बिस्तर के नीचे फेंक दी। कमरे में जितनी भी धूल मिट्टी थी सबको झाड़ू से बेड के नीचे कर दिया। कुछ चीज़ें उसने बिस्तर की चादर के नीचे छुपा दी। अब वो सुकून से हाथ झाड़कर खड़ी हो गई और कमरे को देखती हुई बोली, वाह, कोई चीज़ बिखरी हुई नज़र नहीं आ रही। कितना अच्छा कमरा साफ करती हूँ मैं। जब वो बाहर आई तो उसे पता चला कि सालार साहब तो घर पर नहीं है। उसने दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया। दादी जान से कहकर अपने कमरे में चली गई कि उसकी तबीयत कुछ ख़राब है, वो दवा खाकर सो जाएगी, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। वो घर भर की लाडली बेटी थी, इसलिए उसकी बातों को अहमियत दी जाती थी। बस एक सालार ही था जो उसे किसी काबिल नहीं समझता था, वरना बाकी सब तो उसे बहुत प्यार करते थे। उसने अपने कज़न बलीद को कॉल मिलाई थी, यार प्लीज़ मुझे कंसर्ट पर लेकर जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम मुझे कह रही हो कि मैं शेर की मांद में हाथ डालूं? तुम्हें पता है अगर तुम्हारे उस पागल सरफिरे को पता चल गया तो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तुम तो कहते थे कि तुम किसी से नहीं डरते हो। मैं खुदा, अब्बा और सालार के अलावा किसी से भी नहीं डरता। तुमसे तो बात करना ही फिजूल है। वो कॉल काटने ही वाली थी कि बलीद की सोच में डूबी हुई आवाज़ उसके कानों में गूंजी, मैं सिर्फ एक शर्त पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कौन सी शर्त? मेरे अकाउंट में 10,000 की रकम ट्रांसफ़र कर दो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? महीने का आखिर चल रहा है, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? तो फिर ठीक है, कंसर्ट को भूल जाओ। बेचारी मेरी कज़न पूरा साल अरिजीत सिंह का इंतज़ार करती रही और जब आया तो उसके कॉन्सर्ट पर ही नहीं जा पा रही। तुम मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को। मत भूलो कि कारमा हर किसी के साथ होता है। हाँ हाँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जख्मों को कुरेदने की। मैं तो बस एक नॉर्मल सी बात कर रहा था। तुम्हें ऑफ़र भी दे रहा था, अगर तुम मेरी ऑफ़र स्वीकार कर लो तो बताओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने हामी भर ली। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 भेज दूंगी अभी, और इसी वक्त मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। जब रात के वक्त तुम मुझे लेने आओगे तुम्हारे सामने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेजूंगी। इस तरह से दोनों का भरोसा बना रहेगा। क्या पता तुम मुझसे पैसे ले लो और मुझे लेकर ही ना जाओ। तुम बहुत ही चतुर नार हो। ठीक है, मैं तुम्हें कंसर्ट पर ले जाऊंगा, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ हुआ या फिर तुम्हारा वो खड़ूस वहाँ पर आ गया, तुम्हारे साथ कोई भी हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। अब वो संतोष से अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर उसे टेंशन हो रही थी
कि अगर उसके कंसर्ट पर जाने से पहले ही वो चंगेज़ खान वापस आ गया और उसने उसके कमरे की हालत देख ली तो वो उसे जान से मार देगा। नहीं नूर बीबी, तुमने किसी से डरना नहीं है। उसने अपने चेहरे को थपका और ख़ुद को तसल्ली देने की कोशिश की। तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, बस सालार से थोड़ा सा डर जाती हो। ये कहकर वो बच्चों की तरह जोर से अपने बिस्तर पर पैरों से ठप्पे मारने लगी। हाय मेरे अल्लाह, ये क्यों, ये कैसी सज़ा मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दी है आपने। इतनी पाबंदियां तो माँ बाप भी मुझ पर नहीं लगाते जितनी पाबंदियां वो जालिम इंसान मुझ पर लगाता है। कसम से मेरी ज़िंदगी ही अजाब बन गई है। रात के वक्त वो बहुत ही सावधान अंदाज में पिछला दरवाज़ा खोलकर हवेली से बाहर निकली। उसने अपनी कजन को अपने कमरे में ठहरा दिया था और बिस्तर पर ऐसा सिस्टम बनाया कि अगर कोई दरवाजे पर खड़ा होकर देखे तो यही लगे कि बिस्तर पर कोई लड़की सो रही है। उसने सारे तकिए और सारी चादरें इकट्ठा करके बिस्तर पर रख दी थी और ऊपर एक बड़ी सी रजाई डाल दी। जब वो कमरे से बाहर निकल रही थी तब उसकी कजन ने परेशान होकर उसका हाथ पकड़ा था। यार मुझे तो खुद डर लग रहा है, अगर सालार भाई आकर तुम्हें चेक करें तो। वो क्यों मुझे चेक करेगा, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं। वैसे भी ये लड़कियों का कमरा है और लड़कियों के कमरे में हवेली के लड़कों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कह देना तबीयत ख़राब है और वो सो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा बोल तो दूंगी, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। जब वो बाहर आई तो बलीद सामने ही अपनी गाड़ी के साथ टिक कर खड़ा था। जल्दी से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। उसने उसके सामने पैसे ट्रांसफ़र करने का नाटक किया और एक स्क्रीनशॉट उसे दिखा दिया। दरअसल ये 10,000 की रकम उसने कुछ समय पहले ही वलीद को भेजी थी। तब उसे ज़रूरत की कुछ चीज़ें मंगवानी थी और आज भी उसने वही स्क्रीनशॉट वलीद को दिखाया था। वो उसके साथ धोखा कर रही थी, इसलिए दिल ही दिल में डर भी रही थी कि अगर वलीद ने डेट देख ली तो समस्या हो जाएगी। मगर वो तो बस 10,000 की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होती देखकर ही खुश हो गया था। ठीक है, अब बैठो गाड़ी में। उसने अपने मोबाइल को चेक करने की भी जहमत नहीं की थी। पहली बार वो उस लड़की पर अंधा भरोसा कर रहा था, बल्कि ये कहा जाए कि पहली बार वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा था, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। रात के 11 बजे का समय था जब सालार अपने कमरे में दाखिल हुआ। आज वो अपने दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था क्योंकि उसकी कजन ने मीठी बिरयानी बनाई थी। उसने नौकरानी को भी खूब डांटा था कि तुम्हें उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है ना, उस लड़की के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई शरारत चलती रहती है। उसे ऑफिस का एक काम याद आ गया था, इसी वजह से उसे हवेली से बाहर जाना पड़ा था, वरना उसका इरादा तो हवेली में ही रुकने का था। मगर मोहतरमा ने उसकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और कंसर्ट में पहुंच गई थी। अरिजीत सिंह के गानों पर ऊंची आवाज़ में होटिंग कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ सालार जब अपने कमरे की हालत देखकर अंदर आया तो एक पल के लिए हैरान रह गया। अरे वाह, इस लड़की ने तो सच में पूरा कमरा साफ कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसने कपड़ों की अलमारी खोली, बहुत सारी किताबें उसके पैरों पर आकर गिरीं। उस वक्त उसने स्लीपर पहने हुए थे। उसके पैर के अंगूठे का नाखून बुरी तरह जख्मी हो गया। वो दर्द से कराता हुआ 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हुआ, अपना बैलेंस बनाकर नहीं रख सका और सीधे बिस्तर पर बैठ गया। यहाँ उसे कुछ बहुत ज़ोर से चुभा था। उसने चादर हटाई तो नीचे कुछ पिंस पड़ी हुई थीं। उस लड़की को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी, वो बड़बड़ाया। किताबें रैक में लगाने की बजाय उस लड़की ने अलमारी में ठूंस दी थीं। कुछ परफ्यूम उसके बिस्तर के नीचे थे और कुछ उसके तकिए के नीचे। उसने काम ठीक करने की बजाय सब गड़बड़ किया था। सालार परेशान नज़रों से चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग रूम की तरफ गई, जहां दरवाजे के नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकल रहा था। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। जैसे उसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर उसका सिर घूम गया। उसके ड्रेसिंग रूम से जुड़ा हुआ बाथरूम, जहाँ पर टब का नल खुला रह गया था और सारा पानी बहकर ड्रेसिंग रूम में भर गया था। जब वो गुस्से से उस लड़की के कमरे में गया तो नम्रा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे भाई, कहाँ जा रहे हैं? मेरे सामने से हटो, मुझे उस बेवकूफ़ लड़की को सबक सिखाना है। आखिर वो खुद को समझती क्या है? हवेली का हर इंसान उससे डरता था सिवाय सालार के। अगर वो उस पर कोई हुक्म चलाता तो बदले में वो भी उसे परेशान कर देती। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो सो रही है। उससे कहो कि अभी और इसी वक्त बाहर निकले। अरे भाई, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उसकी तबीयत सच में ख़राब है। उसने नम्रा को साइड में किया और कमरे के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा
कि कोई बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने सिर तक चादर ओढ़ रखी थी। भाई, उसने बहुत अजीब कपड़े पहने हैं, प्लीज आप रजाई मत हटाना, लड़की की इज्जत का सवाल है। नम्रा की बात पर सालार ने उसे घूर कर देखा था। उसे कहो कि बाहर निकले। भाई, उसने नींद की गोलियां खा ली हैं। क्या मतलब है? नम्रा को जब कुछ समझ न आया तो उसने अपनी बेचारी कजन पर एक नया इल्जाम गढ़ दिया, जो उस वक्त कंसर्ट में जोर शोर से गाने गा रही थी और हल्ला गुल्ला कर रही थी। वहीं खड़े खड़े उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था और फिर कुछ सोचकर वो उसके कमरे से बाहर निकल गया। नम्रा ने भी अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया था। दूसरी तरफ कंसर्ट खत्म हो चुका था। नूर की बहुत इच्छा थी कि वो अरिजीत के साथ सेल्फी ले, मगर उसे मौका ही नहीं मिल सका। क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? यार, मैं बस थोड़ी सी उदास हूँ, उसने खिड़की की तरफ मुंह फेर कर दुख भरे अंदाज में कहा। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हें देखकर पहली ही नज़र में तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और फिर सब लोगों के सामने तुम्हारे लिए गाना गाएगा? ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें प्रपोज कर बैठे। ओह हेलो मैडम, ये सब कुछ फिल्मों और ड्रामों में होता है, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। बलीद की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो गाना गुनगुना रही थी। बलीद को उसका ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। गाना गाने से तुम अरिजीत सिंह नहीं बन जाओगी। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। और ज़रूरी तो नहीं कि जो कुछ फिल्मों में होता है वो इंसानी ज़िंदगी में ना हो सके। फिल्में भी तो हमारी ज़िंदगी पर ही बनती हैं। हाँ हाँ, किस्मत पर भरोसा रखो। वो दोनों एक दूसरे से बातों में बिजी थे। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उनकी गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी से बुरी तरह टकरा गई, और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की थी। वो दोनों उस वक्त रॉन्ग वे पर जा रहे थे। हाय मेरे अल्लाह, हम लोग मर गए क्या? अब क्या करें? करना क्या है, बस भागो यहाँ से। मगर वो तो हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट देख लेंगे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हो गए। गाड़ी खड़खड़ की आवाज़ करके फिर से रुक गई। पुलिस ऑफिसर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने वलीद को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाला। अपने बाप की सड़क समझी हुई है क्या? और ये देख मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया तूने। और ये आधी रात को किस महबूबा को साथ लेकर घूम रहा है? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप ऑफिसर। वो अब तक गाड़ी में ही बैठी हुई थी क्योंकि नूर उस ऑफिसर को पहचान चुकी थी। वो उसके खड़ूस कजिन सालार का दोस्त था। एक दो बार उसकी उससे मुलाकात भी हो चुकी थी क्योंकि जब उसके पेपर होते थे सालार उसे लेने आता था और अक्सर यही पुलिस ऑफिसर उसके साथ होता था। अब तो हम पक्के पक्के मर गए। अब तो हमें उस जल्लाद के हाथों ख्वार होने से कोई भी नहीं बचा सकता, नूर ने घबरा कर कहा। ओ बीबी, अब क्या मुझे तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा? जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरो, तुम्हें खातिर मदारत के लिए भी तो ले जाना पड़ेगा। जब वो गाड़ी से बाहर निकली तो नूर को देखकर ठिठक कर अपनी जगह रुक गया। आई एम रियली सॉरी दिलावर भाई। दिलावर ने बेचैनी से अपने पीछे खड़े हवलदार को देखा, जो सवालिया निगाहों से उसके चेहरे को देख रहा था। ओए, तू क्या यहाँ खड़ा है? अंदर जाकर बैठ, मैं इन बच्चों का मामला ठीक करके आता हूँ। तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो नूर? और कौन है ये? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तौबा तौबा करें दिलावर भाई, क्या आपको लगता है मेरा टेस्ट इतना ख़राब होगा कि मैं इस जैसे लंगूर को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी? उसने फ़ौरन नामे गर्दन हिलाई। लंगूर कहे जाने पर वलीद ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। क्या सालार को इस बारे में पता है कि तुम लोग रात के इस वक्त यहाँ मौजूद हो? उन्हें पता नहीं है, इसी वजह से तो हम यहाँ मौजूद हैं, वलीद ने पूरे दांत दिखाते हुए जोश में कहा। दिलावर का दिल कर रहा था कि वो उसके 32 के 32 दांत तोड़ दे, मगर अभी उसके घर का मामला था। सालार के उस पर बहुत सारे एहसान थे। सालार के बाबा की वजह से ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और आज इस मकाम पर पहुंचा था। वो उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। ठीक है, तुम लोग घर चलो। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, वो बस आपसे एक छोटी सी फेवर चाहिए। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने ही लगा था कि नूर ने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए उसे पुकारा। तुम जानती हो कि मैं अपने दोस्त से झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही, बस आप भूल जाएं कि आज क्या हुआ है। आप भूल जाओ कि आपने हमें आधी रात के वक्त यहाँ देखा था। अगर आपने उन्हें बता दिया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। जवान होने से पहले ही हम लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो फिर तुम लोग ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो? दिलावर भाई देखो, मैं आपके कदमों में भी, क्या पागल तो नहीं हो गई हो? ठीक है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो दोनों गहरी सांस लेते एकदम से शांत हो गए थे, लेकिन जैसे उनकी गाड़ी वहाँ से निकली दिलावर ने जल्दी से मोबाइल उठाया। तुम्हें पता है कि नूर इस वक्त कहाँ है?
फिलहाल तो मेरे सामने उस लड़की का नाम भी मत लो, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि वो इस वक्त बलीद के साथ कंसर्ट से वापस आ रही थी और उनकी हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था। अगर उनकी जगह वहाँ कोई और होता तो कसम से कहता हूँ मैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कर देता। तुम तो जानते हो ना कि मैं कानून के मामले में कितना सख्त हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लिहाज रखा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ सालार, यहाँ पर सीसीटीवी भी कैमरे लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें उन कैमरों की फुटेज भी भेज दूंगा, तब तुम्हें यकीन आ जाएगा कि वो अभी कहाँ पर है। शायद अब वो घर वापस आ रहे हैं। तुम देखो अब उनके साथ में क्या करता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि वो हमारी शिकायत नहीं लगाएगा? हाँ बिल्कुल, दिलावर भाई मेरे अपने सगे भाइयों जैसे हैं, और अगर उन्होंने मेरी शिकायत लगाई तो मैं सब लोगों के सामने उनका पोल खोल दूंगी। उनकी कुछ लड़कियों के साथ चक्कर चल रहे हैं, उनमें से एक लड़की मेरी सहेली भी है। मैं अपनी सहेली को दिलावर भाई की हकीकत बता दूंगी और इस तरह उनका ब्रेकअप हो जाएगा। वो दाहिने हाथ से उसके कंधे पर जोर से मारते हुए हंसकर बोली, वाह क्या ज़बरदस्त प्लानिंग है। वैसे बहुत जल्द ही प्लानिंग फ्लॉप होने वाली है। तुम तो चुप ही रहो। गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। या अल्लाह, ये अभी तक सोए क्यों नहीं? हवेली की सारी लाइटें जल रही थीं। क्या पता तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। क्या पता उनका इरादा हो कि तुम्हारा स्वागत करने के बाद ही सुकून से सोएंगे। प्लीज़ यार मुझे डराओ मत। उसने दिमाग पर जोर डालना चाहा तो अचानक उसे याद आया, अरे यार आज तो मेरी सालगिरह है। मैं भी कब से तुम्हें यही याद दिला रहा था। खैर जो भी हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा नाम मत लेना क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं मुकर जाऊँगा। ये कहकर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पहले उसने सोचा कि वो मेन दरवाजे से अंदर जाएगी, लेकिन फिर दीवार फांदने का इरादा किया। जैसे ही दीवार फांदकर हवेली में दाखिल हुई तो सामने खड़े उस जल्लाद को देखकर उसे लगा कि ज़मीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई है। उसने अपनी आंखें मली मगर मंजर नहीं बदला, सब कुछ जस का तस था। मुझे लगता है मैंने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, उसने आंखें झपकते हुए कहा। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, डरावना ख्वाब तो अब शुरू होगा, उसने ठंडे शब्दों में कहा। वो मजबूत कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। क्या समझाया था मैंने तुम्हें? उसने जोर से दीवार पर हाथ मारा। वो डर के मारे आंखें बंद कर गई, उसके होंठ कांप रहे थे। तुम जानती हो ना आजकल शहर के हालात कितने ख़राब हैं। रोज़ाना लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं। हाँ मगर मैं बलीद के साथ गई थी। मुझे उस इंसान पर यकीन नहीं। और तुम इस इंसान पर कैसे यकीन कर सकती हो जिस पर उसके अपने घर वाले भरोसा नहीं करते? उसने गुस्से के मारे दीवार पर मुक्का मारा। आई एम रियली सॉरी। उसके चीखने पर वो एकदम डर के मारे उछल पड़ी थी और उसके कांपते होठों से सॉरी निकला था। तुम्हारी सॉरी की ऐसी की तैसी। आज के बाद तुमने एक कदम भी हवेली से बाहर नहीं निकालना है। अगर कहीं जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या फिर चाचा जी या फिर पापा जी के साथ जाओगी, अकेले बिल्कुल नहीं जाओगी। सुना है ना तुमने वो हॉस्पिटल वाला केस? दिल दहला देने वाली खबर पर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए हैं, लेकिन तुम हो कि तुम पर जरा भी जूं नहीं रेंगती। वो काफ़ी देर तक उसकी ये बातें सहती रही और आखिरकार फूट पड़ी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। जब मेरे मम्मा पापा जिंदा हैं तो आप कौन होते हैं मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? अगर मेरी माँ को मेरी हरकतों से कोई समस्या नहीं तो आपको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसकी हिम्मत पर वो दंग रह गया। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो और किससे बात कर रही हो? उसने आंखों में आग लिए कहा। आवाज़ कांप रही थी मगर बोल तेज और साफ थे। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं किससे और किस तरह से बात कर रही हूँ, जिसे दूसरों की जिंदगियों की डोर खींचने का बड़ा शौक है। मगर मिस्टर सालार, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आप बाकियों को तो कंट्रोल कर सकते हैं पर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इस सब के लिए आपके पास मुझ पर हक होना ज़रूरी है और वो हक आपके पास नहीं है। ठीक है मोहतरमा, बहुत जल्द आपको इस सवाल का भी जवाब मिल जाएगा। सालार की आवाज़ में ठंडापन था मगर लहजा तेज और असरदार। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। तब आपके पास इन हालात को स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये कहकर वो गुस्से से लॉन्ज में चला गया। उसकी सालगिरह थी लेकिन किसी को याद नहीं था, किसी ने उसे विश करने की जहमत तक नहीं उठाई थी। वो गुस्से से बड़बड़ाई, देखती हूँ मैं कैसे मुझे घर के अंदर कैद करता है। जहाँ मेरा दिल चाहेगा वहीं जाऊँगी। मैं किसी से नहीं डरती, मेरी ज़िंदगी है और मैं जैसे चाहूँ वैसे जीऊँगी। इतना कहकर वो बिस्तर पर जा लेटी और थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई।
शायद वो ये भूल चुकी थी कि सालार जैसा इंसान जो कुछ कहता है उसे सच में करके भी दिखाता है। अगली सुबह जब वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकलने लगी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने घबराकर जोर जोर से हैंडल घुमाया मगर दरवाज़ा नहीं खुला। झल्लाकर उसने मोबाइल उठा और अपनी मम्मा को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से सख्त और ठंडी आवाज़ आई, जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हूँ। पहले ही तुमने मुझे पूरे ख़ानदान के सामने शर्मिंदा कर दिया है। अब मैं तुम्हारे बारे में कोई रिस्क नहीं ले सकती। जब तक तुम्हारे सिर पर चढ़ा घमंड नहीं उतरता और जब तक तुम सालार से हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती, तब तक मैं तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकालूंगी। उससे माफ़ी मांगूं? माई फुट, वो चीख पड़ी। आंखों में आग और होठों पर जिद थी। मैं मर जाऊंगी मगर उसके आगे कभी नहीं झुकूंगी। अपनी जान की बाजी लगा दूंगी पर उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगूंगी। उसने गुस्से से फ़ोन पटक दिया। उसकी मम्मी ने भी गुस्से में कॉल काट दी थी। वो दोनों हाथों से सिर थामे बैठी थी। ये कैसी ज्यादती है? आखिर कोई अपनी ही औलाद को एक घटिया इंसान की वजह से कमरे में कैसे बंद कर सकता है? उसने नम्रा को कॉल की मगर नम्रा ने भी माफ़ी मांग ली। देख यार, मैं इस मामले में तेरी मदद नहीं कर सकती। बलीद तो पहले ही बहुत गुस्से में था। तूने रात को उसे उल्लू बना दिया था। उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं गए थे। सुबह जब उसने बैलेंस चेक किया तो अकाउंट में 0 था। पूरा दिन यूं ही बीत गया। कभी वो कोई नॉवल पढ़ती, कभी थक कर सो जाती, कभी मोबाइल चलाती तो कभी लैपटॉप पर खोलकर कोई मूवी देखने लगती। खुदा का शुक्र था ये चीज़ें उससे नहीं छीनी गई थीं, वरना तो वो जिंदा रहते हुए भी मर जाती। पूरा दिन सोने की वजह से अब उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। बाहर से उसके कजनों की हंसी खेल की आवाज़ें आ रही थीं। सारे कजन लॉन में इकट्ठे बैठे लूडो खेल रहे थे। बार बार उसके दिल में हलचल उठती। वो भी उनके साथ जाकर खेलना चाहती थी। क्या करूं? क्या मैं उसे माफ़ी मांग लूं? पर मैं उसके सामने कैसे झुक सकती हूँ? ऐ मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। लगभग 2 घंटे इस फैसले पर सोच विचार के बाद उसने अपना मोबाइल उठाया और अपनी अम्मी से कहा कि वो सालार से माफ़ी मांगेगी और वादा करती है वो फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। पर प्लीज़ उसे कमरे से बाहर निकाल दीजिए वरना वो पागल हो जाएगी। दादी जान सुबह से अपनी पोती को नहीं देख रही थी और बहुत परेशान थी। अम्मा बेगम के साथ वो सालार के कमरे में गई। आई एम रियली सॉरी सालार भाई। कोई बात नहीं, फिर ऐसी हरकत मत करना वरना अगली बार माफ़ी नहीं मिलेगी बल्कि सज़ा मिलेगी। हर बार यही कहते हैं कि सज़ा देंगे। उसकी अम्मी ने सख्ती से कहा, अगली बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अम्मी, आपने उसे इतना सर क्यों चढ़ाया हुआ है? आप उसे मुझसे ज़्यादा अहमियत क्यों देती हैं? मैं आपकी सगी बेटी हूँ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे किसी कचरे के ढेर से उठाया हो? आखिरकार तुम्हें ये सारी फिजूल बातें करने से क्या मिलता है? ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो कहकर हंसती हुई लॉन में चली गई और अपनी कजिन्स के साथ लूडो खेलने लगी। ये अलग बात थी कि वो बड़ी चीटर थी। इतनी चालाकी से चीट करती कि कोई उसे पकड़ भी ना पाए और वो अक्सर जीत भी जाती थी। यार मुझे बताओ, क्या सालार भाई की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम उन्हें भाई क्यों कहती हो? उसकी फुप्पो की बेटी ने टोकते हुए पूछा। वो मेरे भाई हैं तो मैं उन्हें भाई ही कहूँगी। अरे किसने कहा कि वो तुम्हारे भाई हैं? वो तो तुम्हारे होने वाले सैया हैं। ये शब्द सुनकर उसे कुछ पलों के लिए अपने कानों पर यकीन नहीं आया। तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे मजाक क्यों करूँगी? और मैं इतनी बड़ी बात बिना तस्दीक के नहीं कहती। मेरी अम्मी ने कुछ दिन पहले ही मुझसे इस बारे में बात की थी। उन्हीं ने बताया कि तुम्हारी सगाई तुम्हारे बचपन में ही सालार के साथ कर दी गई थी। मैं इस सगाई को नहीं मानती और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं इनकार कर दूंगी। अब उसे समझ में आया, जब वो सालार को भाई कहती थी तो वो चिढ़ क्यों जाता था, फिर क्यों वो उसके भाई कहने पर भड़कता था। उफ, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई। उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। आने वाले वक्त के लिए उसे बड़ी प्लानिंग करनी थी। वो और मारिया यूनिवर्सिटी से घर लौट रही थी कि अचानक रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी जांच रहा था। बेगम साहबा रुकिए, मैं अभी दूसरी गाड़ी मंगा देता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, हम दोनों लोकल चले जाएंगे। क्या मतलब? तुम लोकल चली जाओ? मुझे माफ़ रखो मैडम। ड्राइवर, आप मुझे गाड़ी मंगवा दें। मारिया किसी ऑटो से जाना नहीं चाहती थी। मैं देख रही हूँ कि तुम काफ़ी अरसे से मुझसे कुछ दूरी बनाए हुए हो। बताओ आखिर मेरी क्या गलती है? तुम्हारा खड़ूस भाई हर वक्त मेरे खून का प्यासा बना रहता है। अब क्या मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर एंजॉय भी नहीं कर सकती? देखो, तुम्हें ज़िंदगी एंजॉय करने से कोई रोक नहीं रहा, पर जिस तरह तुम हर वक्त ये हरकतें करती हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम हवेली की औरत हो, होने वाले सरदार की बीवी। बाकी शब्द उसके मुंह में रह गए। नहीं,
मैं उसे सरदार नहीं मानती और ना ही मैं उसकी बीवी बनूंगी। क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? मारिया ने हैरानी से देखा। हाँ, 2 सप्ताह पहले ही फुप्पो की बेटी ने बताया था। मैं तुम्हारे लिए एक बात कर दूं, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती और अगर मुझे इसे तोड़ने के लिए घर से भागना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अच्छा, वैसे भाई में कमी क्या है? तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारे भाई में कमी है? उसमें कमी नहीं, ज्यादती है हर चीज की, गुस्से की, पागलपन की, और वो तो पूरा साइको है, एक नफसियाती इंसान। मैं उसकी वजह से अपनी जवानी, अपनी खूबसूरत जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वो दोनों आगे चलने लगीं कि किसी को एहसास भी न हुआ कि वो कहाँ जा रही हैं। अचानक नूर की नज़र एक बहुत बड़े आलीशान होटल पर पड़ी जिसके बाहर लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी थीं। मुझे भूख लग रही है, चलो अंदर चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। उसके चेहरे पर शरारती चमक थी। होटल के बाहर निकलते 2 आदमियों के मुंह से उसने सुना था कि अंदर कोई बहुत बड़ी बिजनेस पार्टी चल रही है। उसने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, बस यही मौका है, अंदर चलते हैं, थोड़ा खा लेंगे और फिर चुपके से निकल जाएंगे। दोनों ने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहने थे, महंगे बैग भी थामे हुए थे, शक्ल से भले कम उम्र लग रही थी, लेकिन किसे क्या परवाह थी कि वो कौन है। वो मारिया का हाथ पकड़कर तेजी से होटल के अंदर चली गई। ये कहाँ जा रही हो? ये तो पार्टी हो रही है, खड़ी रहो शांति से, वरना तुम ही हमारा भांडा फोड़ दोगी। यार बताओ तो सही, अब क्या करने वाली हो? ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुफ्त का खाना खाने का मन कर रहा है। तुम्हें पता है, मैं और बलीद पहले भी 2 बार ऐसा कर चुके हैं और कभी पकड़े नहीं गए। मारिया ने फुसफुसाकर कहा, मुझे डर लग रहा है। देखो, किसी ने सालार भाई का नाम पुकारा। अरे सिर्फ वही एक सालार तो नहीं दुनिया में, न जाने कितने सालार होंगे। तुम्हारे तो हर वक्त कान बजते हैं। कभी अपने भाई के अलावा किसी और के बारे में भी सोचा करो। मारिया खामोश हो गई। उसने मोबाइल निकाला तो घर से कई मिस कॉल आई हुई थी। उससे टेंशन हो रही थी, लेकिन सामने खड़ी लड़की को जैसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मारिया ने गहरी सांस लेकर कहा, कभी कभी मुझे दादी की बातें सच लगती हैं। तुम बहुत ढीठ हो गई हो। तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं, किसी का लिहाज नहीं, न जाने तुम्हारा क्या होगा। नूर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरी फिक्र करने से अच्छा है कि सब अपने अपने गिरेबान में झांके। मैं वो लड़की हूँ जिसे उसकी माँ ने भी कभी तवज्जो नहीं दी। जब पैदा हुई तो दादी की गोद में फेंक दिया, और जब जवान हुई तो एक जालिम इंसान की कैद में। यानी मेरी इस दुनिया में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, मेरे फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं। नूर के लहजे में नफरत समाई हुई थी। पिछले कुछ दिनों से उसने इस बात पर खूब सोचा था। वो अपने पापा की सबसे छोटी बेटी थी, जबकि सालार के बाबा घर के सबसे बड़े भाई थे। नूर की अम्मा पहले बिजनेस के कामों में खोई रहती, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो घर के कामों में लग गईं। उन्होंने बहुत से एनजीओज ज्वाइन कर रखी थीं। अपनी बेटी के लिए उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता था, और हाँ, जब भी सालार उसकी शिकायत करता तो वो उसे तुरंत कटघरे में खड़ा कर देती, बिना कुछ पूछे, बिना उसे कोई मौका दिए। हर बात उसकी जबान पर सजा होती थी। ये सब चीज़ें नूर को बहुत तकलीफ देती, पर चुप रहने के अलावा कोई राह नहीं थी। अब वक्त आ गया था, उसने ठान लिया था वो अपनी चुप्पी को जबान देगी। देखो, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत देख लिया है, मारिया ने कांपते हुए कहा। कि क्या देखा, मुझे भी तो दिखाओ, नूर ने तीखे स्वर में कहा। पर जैसे उन्होंने निगाहें उठाई वो दोनों हैरानी से सन्न रह गईं। क्या हम वही देख रहे हैं? हाँ, हम वही देख रहे हैं। अब क्या इरादा है? भागो यहाँ से। वो दोनों उल्टे कदम चल पड़ी। मारिया दरवाजे से बाहर निकली, पर नूर बाहर निकलती कि तभी बाहरी दरवाजा बंद हो गया। उसका सिर जोर से दरवाजे से टकराया। वजह यह थी कि सालार ने वहां खड़े गार्ड को हिदायत दे दी थी। कई लोगों ने एक साथ उनकी तरफ उठकर देखा। वो अपनी नाक पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी नाक की हड्डी टूट गई। अभी तो बहुत कुछ टूटेगा तुम्हारा। एक भारी मर्दाना आवाज उसके बेहद पास से गूंजी। उठो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने डर से इनकार में गर्दन हिलाई। तुमसे पूछा नहीं, बल्कि तुम्हें आदेश दे रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह का तमाशा मत करना, वरना। वो धमकी देते देते रुक गया। वो सन्न होती अपनी जगह से खड़ी हुई। चलो मेरे साथ, उसने घमंडी अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, मुझे घर जाना है। प्लीज़ सालार भाई, मुझे माफ़ कर दो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, और दूसरी बात, माफ़ी मेरी डिक्शनरी में होती नहीं। जो गलती करता है उसे गलती की सज़ा भोगनी पड़ती है। वो सालार के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो उसके पहलू में जाकर खड़ी हुई, सारी निगाहें उस पर उठ गई थीं, और ज़्यादातर लड़कियों की नज़रें थीं। ठरकी इंसान, न जाने कितनी लड़कियों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रखा होगा। उसकी आंखों से जलन और नफरत टपक रही थी। कैसे घूर रही हैं सब? कहीं मुझे तो बद्दुआएं नहीं दे रही? कोई इनको बताए कि मेरा इस इंसान से कोई चक्कर नहीं।
इस जैसे खड़ूस आदमी को सारी दुनिया मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा इंसान। सच में घर की मुर्गी दाल बराबर। उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। उसे तो वो इंसान मुफ्त में मिला था, इसलिए उसे उसकी कोई कदर नहीं थी। जबकि सालार की कंपनी और उसके सर्कल में बड़े बड़े घरानों की लड़कियां इस इंतजार में थी कि वो उन पर नजरें करम करे और उन्हें अपनी बीवी बना ले। स्टेज पर चलो। क्या? मैंने कहा, मेरे साथ स्टेज पर चलो। उसकी आवाज़ में मिठास थी मगर आंखों में सख्ती। नूर का दिल जोर से धड़का। सालार की मुस्कान उसे चुभ रही थी। साफ दिख रहा था वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान बनावटी थी, झूठी थी। वो स्टेज पर जाकर खड़ी हुई और सालार भी उसके बिल्कुल पास आ गया। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। सालार की भारी आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। उसने नूर की कमर पर हाथ रखा, उसे अपने करीब कर लिया। नूर को उसकी उंगलियों की सरसराहट अपनी कमर और पेट पर महसूस हुई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा सब सुन लेंगे। ठंड इतनी थी कि हाथ जम रहे थे, लेकिन उसे तो पसीना आ रहा था। आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। सबकी नज़रें अब सिर्फ उन दोनों पर थीं जो स्टेज पर खड़े एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। ये है मेरी वाइफ। वो लफ्ज नहीं थे, पिघला हुआ शीशा थे जो किसी ने उसके कानों में उंडेल दिया था। कि क्या? उसके होंठ कांप गए, दिमाग जैसे सुन्न हो गया। ये कैसा मजाक था? दिल चाहा कि वहीं चिल्लाकर सबको सच्चाई बता दे, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। उसने सिर झुका लिया। सालार ने मुस्कुराकर आगे कहा, थोड़ी सी शर्मीली है। और सब लोग खुलकर हंस पड़े। कुछ के चेहरों पर मनोरंजन और कुछ पर जलन थी। रिपोर्टर्स तुरंत उनकी ओर बढ़े थे। सालार ने उसे स्टेज से उतरने का इशारा किया और खुद मीडिया से इंटरव्यू देने लगा। आखिर वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। नूर ने बाहर निकलने की कोशिश की पर नाकाम रही। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसी मुसीबत में फंस गई हूं। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, दिल जैसे सीने में फटने को था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी इस इंसान का नाम अपनी ज़िंदगी से जोड़ेगी, और अब वो सबके सामने उसे अपनी वाइफ कहलाकर खड़ा कर चुका था। सालार जब इंटरव्यू देकर लौटा तो सीधा उसके पास आया। तुमने खाना नहीं खाया? वो हल्का सा उसके चेहरे के करीब झुककर दिलफरेब अंदाज में बोला। क्या हुआ डार्लिंग? और वो बस उसे देखती रह गई। फिर कांपती आवाज़ में बोली, मैं आपसे नफरत करती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते मुझे आपसे कितनी ज़्यादा नफरत है। सालार के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आई। मुझे भी तुमसे मोहब्बत नहीं है। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो गया हूँ और इसीलिए सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताया है। नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। उसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। जब जब मैंने तुम्हें किसी चीज़ से मना किया, तुमने उल्टा मुझसे आंखें दिखाई। अब मेरा बदला लेने का वक्त आ गया है। अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर लो, कहीं ऐसी मुश्किल का सामना न करना पड़े जिसके लिए तुम पहले से तैयार न हो। वो पीछे हटने लगी तो सालार ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब घर चलते हैं डार्लिंग, बहुत देर हो गई। मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। वो उसकी कमर में हाथ डालने ही वाला था कि नूर ने झटके से उसका हाथ झटक दिया। अगले ही पल सालार ने उसकी बांह जोर से भींच ली। आज तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि नूर का दिल कांप उठा। आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके पहलू में चलता वो ठंडे चेहरे वाला आदमी जैसे किसी चीज़ की परवाह नहीं करता था। हवेली पहुंचते ही सालार ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि मैं निकाह और रुखसती एक साथ करना चाहता हूँ। सबके चेहरों पर हैरानी फैल गई। बेटा, सब ठीक तो है ना? जी आंटी, सब ठीक है, बस अब इसके बिना रहा नहीं जाता। ये बात उसने बहुत धीरे से कही थी कि सिर्फ नूर ने सुना था। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नूर चीख उठी। सालार ने बेपरवाही से अपने कानों में उंगलियां डाली। अच्छी औरतें ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाती। अगर तुम खानदानी औरत हो तो अपने अंदर खानदानी औरतों वाली तहजीब लाओ। ये क्या हर वक्त गला फाड़कर बोलती रहती हो? मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। फिर ठंडी नज़र सबको देखता हुआ बोला, चाची जरा इसको थोड़ी तमीज़ सिखाएं। और फिर अपने कमरे में चला गया और नूर के अंदर तो आग भड़क उठी। ये अपने आप को समझता क्या है? क्या सोचता है मुझे खरीद लेगा? तभी उसकी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। क्या किया है तुमने? उन्होंने उसके बाजू पकड़कर झंझोड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया अम्मी। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। आपको हमेशा मैं ही क्यों दिखती हूँ? वो क्यों नहीं दिखता जिसने मेरी खुशियों पर सांप बनकर डेरा डाल रखा है? मैं उसकी गुलामी नहीं कर सकती। मैं उसके हुक्म पर नहीं चलूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। अमीना बेगम की आवाज़ कांप गई। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो फिर मेरी लाश देखना। नूर ठिठक गई, उसकी सांसें रुक सी गईं।
तुम्हारी उससे मंगनी हो चुकी है। हमारे खानदान में मंगनियां नहीं टूटा करती। पहले भी तुम्हारी वजह से बहुत जलील हो चुकी हूँ, अब और होना नहीं चाहती। अम्मी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? शब्द उसके होठों पर आकर जम गए। वो कुछ कह नहीं पाई, बस अंदर चली गई। कमरे में पहुंचते ही फूट फूट कर रोने लगी। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर वो फिर सालार के कमरे में गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने बेदर्दी से आंसू पोंछे। सालार ने उसे देखा। उसकी आंखों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन लहजा अब भी ठंडा था। मेरा मूड बहुत अच्छा है। कोई बेवकूफ़ी भरी बात करके इसे खराब मत करना। जाहिर सी बात है, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके आपको तो खुशी ही मिलती होगी। सालार के चेहरे का रंग बदल गया। आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? उसकी आवाज़ गरज उठी और कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है? वो चीखी। आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ तैर रहे थे। जरा अपने गिरेबान में झांकिए। बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी का हर फैसला आपने लिया है। छोटे से छोटे मसले पर भी मुझे आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है, और अगर आपकी इजाज़त ना मिले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी उम्र की सारी लड़कियां अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही हैं, और मैं हूँ जो इस हवेली में कैद होकर रह गई हूँ। इसके अलावा और क्या सुनना चाहते हैं आप मुझसे? उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। मेरी पूरी क्लास ट्रिप पर गई। सबने बहुत मज़ा किया, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि आपने उसे अपनी अना का मसला बना लिया था। अपनी अना की वजह से हमेशा मेरी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं आप। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। सालार कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, मैंने जो भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। तुम आज़ाद हो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हो। वो आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे आपसे फिर भी शादी नहीं करनी, बस यही बताने आई थी। अगले ही पल वो झटके से उठा और उसे दीवार के साथ लगा दिया। शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, चाहे हंसकर करो या रोकर। बाकी तुम्हारी सारी शिकायतें मैंने सुन ली हैं, वक्त आने पर ठीक भी कर दूंगा। आगे से तुम्हारे मसलों में दखल नहीं दूंगा। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर ठंडे बेअंग से बोली, क्या मैं आपको शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ? सालार ने पूरी मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़। इसी वजह से तो मैं तुम्हें कोई फैसला अकेले लेने नहीं देता। इतना कहकर उसने उसका सिर अपने सीने से लगा लिया, और एक पल को वो जम सी गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। सालार की आवाज़ बेहद मुलायम थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप मुझे अपना गुलाम बनाकर रख सकें। वो गहरी सांस लेकर थोड़ा पीछे हट गया। यानी अब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? उसकी आवाज़ भारी थी। अगर गुस्से में पेश आऊँ तो सबको शिकायत होती है, और अगर प्यार से बात कर लूँ तो लोगों को शक होने लगता है। बताओ आखिर करूँ तो क्या करूँ? नूर कांपती आवाज़ में बोली, आप बस मेरी ज़िंदगी से चले जाइए। वो तो मैं नहीं कर सकता, सालार ने शांत लहजे में कहा। बाकी जो हुक्म दोगी सर आंखों पर। वो झुककर बोला। मगर नूर गुस्से से कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये अचानक इतना अच्छा क्यों बन रहा है? आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है? उसने धीरे से बुदबुदाया, या अल्लाह मुझे इस इंसान से बचा ले। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। अगले दिन उसकी माँ आई, उसे गले लगाकर रोने लगी। नूर के अंदर ज्वाला उठी। अम्मी, आपने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसकी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उसके हाथ कसकर थामे। मैंने सालार की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। वो जुबान का कड़वा है, गुस्से का तेज है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। नूर बस उन्हें देखती रही। उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी दोनों थे। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसने खुद दादी जान से आकर तुम्हारी शादी की बात की थी। जानती हूँ, मेरे ही सामने उसने गुस्से से कहा था, जैसे वो मुझ पर एहसान कर रहा हो। नहीं नूर, इससे पहले भी वो दादी जान के पास आया था, और उसके लहजे में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी। मैं नहीं चाहती कि तुम उस इंसान की मोहब्बत खो दो। वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर मुझ पर इतनी सख्तियाँ क्यों करता है? हाँ, उससे गलती हो गई थी। उसे इतनी कड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, मगर जो कुछ भी वो करता है तुम्हारी भलाई के लिए ही तो करता है। वरना तुम खुद सोचो, हवेली में तुम्हारे अलावा भी बहुत सी औरतें, लड़कियां हैं, लेकिन उसने कभी किसी और लड़की की पर्सनालिटी में दिलचस्पी नहीं ली। सिर्फ तुम्हारे मामले में ही वो बहुत पजेसिव हो जाता है। उस दिन भी तुम थोड़ी सी लेट हो गई थी। तुमने बाद में ही मुझे बताया था कि तुम अपनी सहेलियों के साथ गई हो, पर सालार को इस बारे में मालूम नहीं था। मेरे सामने खड़े खड़े उसने सबसे पहले पुलिस अफसर दोस्त को कॉल लगाई थी। उसके बाद उसने अपने गार्ड्स को भी हिदायत दी थी कि वो तुम्हें ढूंढें।
हालांकि मैंने उसे बताया भी था कि परेशान होने वाली बात नहीं है। उस दिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए फिक्र देखी थी और उसी वक्त मुझे यकीन हो गया था कि मैं अपनी बेटी को ऐसे जिम्मेदार इंसान के हवाले ही करूंगी। अम्मी, अगर उसकी वजह से मुझे किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं उस इंसान का गला घोंटकर खुद मार दूंगी। फिजूल की बातें मत करो नूर, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है। अपने दिमाग से हर तरह की टेंशन निकाल दो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। अल्लाह पर और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। बस मसला ये था कि मैं कभी भी अपने प्यार का इजहार खुलकर नहीं कर पाई। दिल में तुम्हारी ही फिक्र रहती थी। मगर अगर मुझे पता होता ये फिक्र खामोशी नहीं बल्कि खुलकर होती है तो बहुत पहले ही तुम्हारी शिकायतें दूर कर देती। कुछ ही हफ्तों में बहुत धूमधाम से उनका निकाह हुआ। वो शहजादी जैसी खूबसूरत हसीना सालार के पहलू में बैठी थी। वो बार बार उसके चेहरे को निहारता रहा। ब्यूटिशियन ने उसे बहुत खूबसूरत बना दिया था। हैवी मेकअप के बावजूद भी वो उम्र से बहुत छोटी लग रही थी। लोगों की नजरें बार बार उस पर उठ रही थी। इसके चेहरे पर घूंघट डाल तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं से नजर न लग जाए। सालार की बात सुनकर वो हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। वो औरतों से भी थोड़ा सा इनसिक्योर महसूस हो रहा था। मगर भाई, सब लोग मजाक कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहा है वो करो। उसके चेहरे पर हल्का सा घूंघट डाल दिया गया और अब सालार संतुष्ट होकर सोफे से टिक कर बैठ गया। उसका दिल कर रहा था कि जल्दी से ये सब खत्म हो और वो उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाए। अपने कमरे में वो आज खुलकर उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसने उस लड़की को कितना चाहा है। बचपन से लेकर अब तक वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा था और उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे भी उसी लड़की की भलाई थी। अपने दोस्तों की वजह से वो थोड़ी देर से कमरे में दाखिल हुआ था। तब तक वो गहरी नींद में सो चुकी थी। वो उसके पास बैठ गया और उसके चेहरे को गौर से देखता रहा। लगभग 1 घंटा गुजर चुका था जब वो जागी। आप कब वापस आए? उसने कांपती आवाज में पूछा। पता नहीं, शायद थोड़ी ही देर हुई है। उसने अपने हाथों से अपने बालों को सेट किया था। वो अपनी उंगलियां चटकाने लगी। जब सालार ने उसका हाथ थाम लिया तो उसने झट से गर्दन झुका ली। आई एम रियली सॉरी, मैंने जाने अनजाने तुम्हारा दिल दुखाया। उसने सबसे पहले अपने व्यवहार की माफ़ी मांगी। और आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ नूर। तुम मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया हो जिसे मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता। मुझे पता है कि अभी ये सब तुम स्वीकार नहीं कर पाओगी, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ। जितना वक्त मांगोगी उतना दूंगा और तुम्हारी इजाज़त से ही तुम्हारे करीब आऊँगा। वो उसके पास से उठकर जाने ही लगा कि नूर ने मजबूती से उसका बाजू पकड़ लिया और फिर शर्मीले अंदाज से मुस्कुरा दी। वो अब खुद को उसके हवाले करने को तैयार थी, क्योंकि एक दिन जब उसने ताईजान की इजाज़त से सालार का कमरा साफ किया था, उसे वहाँ एक डायरी मिली थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी थीं। हर पन्ने पर उसी का नाम था। उसके अलावा बहुत सी यादें और तस्वीरें भी थीं। वो सच में उसके लिए अनमोल थी। सालार का जो गुस्सा था अब उसे ही कम करना था, थोड़ा सा समझौता भी करना था। नूर को इन सब बातों से कोई परेशानी नहीं थी। वो जानती थी अगर उन्होंने एक दूसरे को समझा तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गुजरेगी। मुस्कुराते हुए उसने अपना सर सालार के कंधे पर टिकाया और उसकी रजामंदी पाकर सालार खुशी से खिल उठा था। उसने उसे जोर से अपने सीने में भींच लिया था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।